Dear students, Namaste. I am once again before you for class 10 students with democratic politics. Our topic will be under this subject today. How is federalism practiced? How is federalism practiced? Before it, we have read about the federalism, key features of federalism, and after that, what makes India a federal country. In previous class, we have read, in previous video, in previous lecture, we have read about what makes India a federal country. हमने उसमें जाना कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए थे फेडरलिज्म को सक्सेस करने के लिए, फेडरलिज्म को सफल करने के लिए। लेकिन क्या केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही पर्याप्त है किसी भी देश के फेडरलिज्म को सक्सेस करने के लिए? एज फार एज आवर कंट्री इज कंसर्न्ड, हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कर दोगे, उससे किसी भी देश में फेडरलिज्म जो है वो सक्सेस हो जाएगा, इस तरह की बात नहीं है। ये सफिशिएंट मेजर्स नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। भारत में फेडरल सिस्टम सक्सेस हुआ, इसके पीछे ना केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस था, इसके पीछे कारण था द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एडॉप्टेड इन आवर कंट्री। फेडरलिज्म को सफल करने के लिए हमारे देश में बहुत सारे मेजर्स एडॉप्ट किए गए, बहुत सारे नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एडॉप्ट किए गए और इसमें एंश्योर किया गया स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को। उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड अलोंग विथ डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। और इस वजह से भारत में फेडरलिज्म इस हद तक सफल हुआ है और आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा सफल डेमोक्रेटिक कंट्री है। समय के साथ इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। कुछ टर्म्स को हम जानेंगे जिसके आधार पर उस टर्म्स को अडॉप्ट किया गया, उसमें बहुत सारे मेजर्स लिया गया जिसके आधार पर बेस्ड ऑन देश हमारे देश में फेडरलिज्म इस हद तक सफल हुआ। उसमें सबसे पहला है लैंग्विस्टिक स्टेट्स। लैंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्विस्टिक स्टेट्स में आप देखोगे कि लैंग्वेज के आधार पर बहुत सारे स्टेट्स फॉर्म किए गए हमारे देश में। यदि आप पॉलिटिकल मैप को देखो 1947 में और आज 2020 के पॉलिटिकल मैप को देखो तो बहुत सारे अंतर आपको दिख जाएंगे। और ये अंतर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा समय समय पर लिया गया कुछ मेजर्स है जिसके आधार पर आज डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहां इस हद तक सफल है। 1947 में बिफोर इंडिपेंडेंस आपको पता है कि पाकिस्तान के भी बहुत सारे स्टेट्स थे, ब्रिटिश डोमिनियन वाले स्टेट्स थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। ये मिलाकर के
भारत का ये कुल मिलाकर के स्टेट्स थे। और हम कह सकते कि भारत का जो अपना स्टेट्स था आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में 12 के करीब स्टेट्स थे। लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आता गया। मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड, मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। उसके बाद और इसके पीछे वजह क्या था? ये जो एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द स्टेट्स समय समय में बदलता चला गया, इसके पीछे मूल वजह था दिस वाज डन टू ensure that people who spoke the same language lived in the same state, and some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity and geography। और ऐसे स्टेट्स में नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, इन स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ, ये स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आया। मैं थोड़ा आगे इसमें दिखा रहा हूं कि जब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इसका डिमांड सामने आने लगा, बहुत सारे हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनको उनके मन में डर सताने लगा कि इससे क्या होगा, हमारा जो देश है वह डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, हमारा देश विखंडित हो जाएगा, हमारा देश टूट जाएगा। और यही वजह रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट लैंग्विस्टिक स्टेट्स पर, लैंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स के क्रिएशन करने में बहुत दिनों तक इसको वह टालते रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टालता रहा। अल्टीमेटली, लेकिन यदि इसके अनुभव को देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट्स has actually made the country more united and it has also made administration easier। आज के दौर में यदि इसको देखा जाए, थोड़ा हम इतिहास के झरोखों में जाते हैं, झरोखों में देखते हैं, जब लैंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स के क्रिएशन का डिमांड होने लगा, स्टेट्स का डिमांड होने लगा, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत दिनों तक इसको टालता रहा। लेकिन अल्टीमेटली तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 1953 में एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किए, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन दिसंबर 1953 में। और इसका उद्देश्य था, इस कमीशन को भार सौंपा गया था टू रिकमेंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। और यह कमीशन 1955 में आफ्टर नियरली 2 years ऑफ स्टडी, कमीशन ने रिकमेंड किया इंडिया स्टेट बाउंड्रीज should be reorganized to form 14 states and 6 union territories। ये रिकमेंड किया 1955 में। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को रिकमेंड किया। और नतीजा ये हुआ कि 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 7वां संवैधानिक संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन
अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज की बात की गई। और इसमें पहला स्टेट जो बना इसके तहत वह था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ, आंध्र प्रदेश। इससे पहले लैंग्विस्टिक बेसिस पर आंध्रा स्टेट्स हुआ करता था। लैंग्विस्टिक बेसिस पर आंध्रा स्टेट हुआ करता था। 1953 में यह बना था और ये इसमें 2 डिस्टिंक्ट कल्चरल रीजन्स हुआ करता था। ये छोटा सा प्रदेश हुआ करता था जिसका नाम था आंध्रा स्टेट। फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन लैंग्विस्टिक बेसिस वह था आंध्रा स्टेट और इसका गठन हुआ था 1953 में। लेकिन उस समय में इसमें 2 डिस्टिंक्ट कल्चरल रीजन्स वाले स्टेट्स ही शामिल थे। लेकिन फुल फ्लेज्ड स्टेट जो है लैंग्वेज के ग्राउंड पर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास होने के बाद आंध्र प्रदेश के रूप में सामने आया एक फुल फ्लेज्ड स्टेट 1 नवंबर 1956 में। इस तरह से आपने देखा कि लैंग्विस्टिक स्टेट्स के तहत नए नए राज्यों का क्रिएशन हुआ। इससे बहुत सारे स्टेट्स जो पुराने स्टेट्स की जो बाउंड्रीज थे, उसके जो एरियाज थे, उसमें परिवर्तन देखने को मिला और नए नए स्टेट्स बना। मैं आपको बता दूं, आज का जो दौर है, यदि 2020 की बात हो, आज 2020 की बात हो, तो आज के स्थिति में आज हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज। आज के दौर में मैं करंट बात बता रहा हूं, करंट सिचुएशन को बता रहा हूं। 29 स्टेट्स हुआ करता था, लेकिन आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट के रूप में था, उसको आज नेशनल टेरिटरीज में उसको 2 भागों में बांट करके उसको नेशनल टेरिटरीज बनाया गया। तो इस तरह से आज के दौर में भारत में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। इस तरह से आपने देखा कि लैंग्विस्टिक बेसिस पर लैंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को बनाया गया। दूसरा इसमें हम जो टर्म जानेंगे, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी, अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, लेकिन हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन आयरोनिकली यदि इसके स्पीकर्स को देखा जाए तो ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस जिसका मदर टंग हिंदी है, 40%। इसलिए क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, देयर आर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेज बिसाइड्स हिंदी। हिंदी के अतिरिक्त देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज। हिंदी सहित 22 लैंग्वेजेज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज का दर्जा दिया गया है। 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेज। स्टेट्स को भी ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपना ऑफिशियल लैंग्वेज अपने क्षेत्र में जो आपका जो लैंग्वेज है उसके आधार पर आप अडॉप्ट करें। तो
ये क्यों किया गया? अनलाइक श्रीलंका द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, आपने देखा कि श्रीलंका में क्या था, सिंघला जो सुपरमेसी को एस्टैब्लिश किया गया था। मेजर जो लैंग्वेज ग्रुप था वो सिंघला, उसको उसको डोमिनेट करने का प्रयास किया गया था वहां के गवर्नमेंट के द्वारा। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका डिसइंटीग्रेशन के कगार पर पहुंच गया। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ? द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री एडॉप्टेड ए वेरियस कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। एक्चुअली क्या हुआ कि according to the constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. Official purposes इंग्लिश का यूज 1965 में स्टॉप करना था। लेकिन बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकर्स जो स्टेट्स थे, उसने डिमांड किया कि नहीं, इंग्लिश का जो यूज है एज ऑफिशियल लैंग्वेज वह कंटिन्यू किया जाए। और तमिलनाडु में तो यह एक मूवमेंट, एक वायलेंट मूवमेंट का रूप ले लिया। नतीजा ये हुआ कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने अपनी सहमत दे दिया कि ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी ऑफिशियल पर्पसेस उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लीडर्स ने दिखाया, फ्लेक्सिबिलिटी माने लचीलापन, उससे क्या हुआ? आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। हमारे देश में हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स ने जो फ्लेक्सिबिलिटी अपनाया, इसका परिणाम हुआ कि हम उस तरह की सिचुएशन में, हमारा देश उस तरह की सिचुएशन में नहीं गया जैसा सिचुएशन श्रीलंका में हुआ था। और तीसरा टर्म है फेडरलिज्म के सक्सेस होने का तीसरा पहलू हम लोग यहां देख रहे हैं, इस सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट्स रिलेशन, restructuring the center state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. Center state relations, आपको बता दूं कि लंबे समय तक हमारे देश में दोनों ही जगह, सेंटर में और स्टेट, मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स था उसमें सेम पार्टी का शासन था, कांग्रेस की सरकार थी। और इसका मतलब था द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स के तौर पर जो उनके राइट को उसे इंप्लीमेंट करना था, इससे उसे वंचित किया जा रहा था, इससे वंचित किया जा रहा था। और जब कभी भी स्टेट लेवल पर डिफरेंट रूलिंग पार्टी होता था तो सेंटर जो था वह स्टेट्स के पावर को अंडरमाइन करने का प्रयास करता था, उसको कम करने का प्रयास करता था, उसको दबाने का प्रयास करता था। और उन दिनों क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करता था। किस लिहाज से? टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वेर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। राइवल पार्टीज का जहां भी स्टेट में गवर्नमेंट था उसको डिसमिस करने का वह प्रैक्टिस में रहता था, हमेशा वह कोशिश करता था। और इससे क्या था? दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म। और इससे फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है उस पर वह खतरा बन रहता था, उस पर माने फेडरलिज्म जो है उस हद तक सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन 1990 के बाद आपको पता है कि हमारे देश में
अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसका अभ्युदय हुआ, वो उसका उत्थान हुआ। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में आया और यह दौर था, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? When no single party gets a clear majority in the Lok Sabha, when no single party gets a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties enters into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center, called the coalition government. लोक सभा में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी को यदि बहुमत नहीं मिलता था तो उस समय में क्या होता था? पोस्ट अलायंस होता था। बहुत सारे रीजनल पार्टीज और भी पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके सरकार बनाता था और इस ट्रेडिशन को, ये जो प्रैक्टिस था गवर्नेंस का, इसको कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। तो इसका दौर स्टार्ट हो गया था और नतीजा ये हुआ, दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। और ये जो कोलिशन गवर्नमेंट का दौर शुरू हुआ तो इससे पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर पैदा हुआ, एक नई संस्कृति पैदा हुई, एक नई संस्कृति की शुरुआत हुई। एंड दिस ट्रेंड वाज, लेकिन एक तो कोलिशन गवर्नमेंट से स्टेट्स का जो फेडरल स्ट्रक्चर था वह मजबूत हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक मेजर जजमेंट आया और सुप्रीम माने सेंटर स्टेट रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिससे क्या हुआ, दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन ए आर्बिट्रेरी मैनर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कठिन हो गया कि मनचाहा तरीके से, आर्बिट्रेरी मैनर से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को जो डिसमिस करता था, अब ये उसके लिए कठिन हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फेडरल पावर जो है, फेडरल पावर शेयरिंग जो है आज के दौर में ज्यादा इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। आज के लिए हमारा जो होमवर्क होगा, आज का होमवर्क है व्हाई हैज, नोट कर लेंगे इसको और इसको बनाएंगे, व्हाई हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया। Why had federalism succeeded in India? Which were the policies adopted by India that ensured this success? Explain. एक बार और सुन लेंगे। Why had federalism succeeded in India? Which were the policies adopted by India that ensured this success? एक्सप्लेन। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।